हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट हिंदी साहित्य दिसंबर 2024 के लिए जो हम यूनिट 5 हिंदी कविता की श्रृंखला लेकर चल रहे थे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में सुदामा पांडे धूमिल की 2 रचनाएँ रोटी और संसद, नक्सलवाड़ी इन दोनों कविताओं का मूल पाठ अध्ययन करेंगे और साथ में इनसे जुड़े हुए तथ्यों की बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में जो धूमिल की 2 कविताएँ और थीं हमारे सिलेबस में, तो उनकी हमने बात कर ली है। आज हम इन कविताओं का अध्ययन करेंगे। ओहो! 1 मिनट साथियों। तो दोस्तों आज की जो हमारी पहली कविता है, वो धूमिल की है रोटी और संसद। तो दोस्तों अगर हम इस कविता की बात करें, तो ये इस कविता का संकलन उनका जो कविता संग्रह है कल सुनना मुझे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1977 और कहीं आपको 1976 भी देखने को मिलेगा। तो 1976 या 77 जो भी आपके ऑप्शन में हो, उसे आप टिक कर दीजिएगा। क्योंकि मैंने 1-2 जगह चेक किया, बुक पर भी चेक किया और नेट पर भी चेक किया, तो उसमें कहीं 76 था और कहीं 77 था, तो मैंने आपको दोनों को बस बता दिया है, ठीक? तो अब हम बात करते हैं रोटी और संसद कविता की। तो दोस्तों धूमिल के काव्य में इससे के पहले वीडियो हमने धूमिल पर काफ़ी चर्चा की है। धूमिल से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, उनकी रचनाओं के बारे में और उनकी जो अन्य कविताएँ हैं, उनके बारे में। तो अगर आपने वो नहीं सुना है, तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, तब इसको देखिए, तब आपको और ज़्यादा समझ आएगा। तो जैसा कि हमने बात की, धूमिल की जो रचना है, धूमिल की जो कविता हैं, वो साठोत्तरी कविता के बाद की हैं, यानी 1960 के बाद की हैं। और ये कवि लोकतंत्र से जुड़ी हुई कविताओं को लेकर चलते थे, यानी लोकहित की जो बातें हैं, उन्हें उठाकर चलते थे। तो जिसमें मोहभंग, जब आज़ादी के बाद जब लोगों का मोहभंग हुआ, आज़ादी में जो गरीब जनता है वो और भी गरीब होती जा रही है, यानी उनको रोटी तक खाने को नहीं मिल रही है, तो ये सब बातें इन कवियों ने उठाई हैं, ठीक है? तो उसी में धूमिल की ये कविता है रोटी और संसद, जिसके माध्यम से जो धूमिल हैं, वो आम जनता की और जो पूंजवादी लोग हैं, उनका क्या संबंध रहा है, उसको उस बात को इसमें देखते हैं, ठीक है? तो कविता देखिए कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, ठीक? तो जो धूमिल है, वो मेनली 3 आदमियों की बात करते हैं इस कविता में, कि एक आदमी है जो रेटी रोटी बेलता है, यानी एक आदमी है जो रोटी को बनाने की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाता है, यानी वो किसान है, ठीक है? एक किसान है जो अनाज का उत्पादन करता है, अनाज को रोटी के लिए काबिल बनाता है और एक आदमी है जो रोटी खाता है, यानी और एक और वर्ग है जो रोटी को खाता है, यानी लोग हैं वो रोटी को खाते हैं। लेकिन एक तीसरा आदमी भी है और ये एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है, वह सिर्फ़ रोटी से खेलता है। यानी एक जो तीसरा आदमी है, यानी जो व्यापारी है, ठीक है? जो व्यापारी है, वो न रोटी से न वो न रोटी को खाता है, न बेलता है उसे, लेकिन वो रोटी से खेलता है। यानी वो अनाज को एक प्रकार से समझ लीजिए कि जो व्यापारी वर्ग है, यानी जो व्यापारी हैं, वो संसद में ऐसे कानून बनवा लेते हैं, जिससे वो अनाज का दुरुपयोग करते हैं, अनाज का स्टॉक कर लेते हैं, फिर उसे महँगा करके बेचते हैं। तो उसी की बात जो धूमिल हैं, वो बता रहे हैं कि फिर ये तीसरा आदमी कौन है? जब मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? तो मेरे देश की संसद मौन है। यानी जो देश की संसद है, वह इस बात पर चर्चा क्यों नहीं करती? यानी एक तरफ अकाल फैला हुआ है और जो अनाज है उसके उत्पादन पूरा हो रहा है, लेकिन जनता के बीच नहीं पहुँच रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, ठीक है? तो उसी बात को कहते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये एक छोटी कविता है धूमिल की और नेक्स्ट कविता है उनकी, वो है नक्सलबाड़ी, ठीक? तो अब नक्सलबाड़ी कविता की हम बात करें, तो इसका प्रकाशन 1967 में हुआ और ये भी संसद से सड़क तक जो उनका काव्य संग्रह है, संसद से सड़क तक, इसमें इसका संकलन किया गया है, ठीक है दोस्तों? तो इस पत्रिका को देखिए कि इसका जो प्रकाशन है वो आमुख पत्रिका में होता है 1967 में, जो बनारस से निकलती थी आमुख पत्रिका, उसी में इसका प्रकाशन होता है। और इस कविता के कथ्य की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में एक नक्सलबाड़ी एक गाँव है,
गाँव में ये घटना होती है, उसी को उन्होंने आधार बनाया हुआ है। 1967 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में सशक्त विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों? तो इसी जो विद्रोह है, जो सशक्त विद्रोह हुआ था, तो उसी का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। ठीक है? तो जब आज़ादी के बाद जब नक्सलवाद भी साथ-साथ बढ़ने लगा, उसी की चर्चा जो धूमिल है वो कर रहे हैं। तो देखिए कि सहमति नहीं, ये समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है। यानी सहमति नहीं, ये समकालीन शब्द नहीं है। यानी अब जो सहमति है वह लोगों के बीच नहीं बन रही है। यानी एक तरफ जो सत्ता पक्ष है और जो गरीब जनता है, उन लोगों के बीच सहमति कायम नहीं हो पा रही है। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ठीक है? जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है। यानी जो धूमिल हैं, उनके साथियों ने उन्हें समझाया कि जो भूख है उसका इलाज सिर्फ नींद के पास है, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान साहुआन की जांग पर भूल आया है। ठीक है? अगर आपको पता हो कि जो इनका शासन रहा है, इंदिरा गांधी का जो शासन रहा है, उसी शासन काल के ये कवि भी हैं। तो उनके जो मंत्री हैं, उन लोगों से जो बात करते हुए या धूमिल कहते हैं या उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मगर इस बात से वो सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान, यानी जो नेता हैं, जो मंत्री है, वह अपनी जुबान साहुआन की जांग पर भूल आया है। ठीक है? यहाँ पर एक तरीके से जो संविधान है, वो इंदिरा गांधी की तरफ इशारा किया गया है। ठीक है? इंदिरा की तरफ इशारा किया गया है। और जो फिर नेक्स्ट है कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। ठीक है दोस्तों? ये पंक्तियाँ धूमिल की मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये इनकी इसी कविता नक्सलबाड़ी से ली गई हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के सहारे पर प्रजातंत्र से बाहर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूंसों पर गिर पड़ोगे। क्या मैंने गलत कहा? आखिर इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वो कौन-सी सुरक्षित जगह है जहाँ खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे? यानी जो धूमिल हैं, वो लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जिसे आप सुरक्षित रखना चाहते हो? तुम्हारे पास सिर्फ एक अपना खाली पेट है, उसी खाली पेट के लिए तुम लड़ाई लड़ रहे हो। ठीक है? नेक्स्ट देखिए कि यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएँ हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है। यहाँ दाएँ और बाएँ से जो संबंध है वह दोस्तों जो एक तरफ जो वामपंथी सरकार है, यानी जो समाजवाद सरकार है, जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी विचारधारा वाले लोग, और एक तरफ जो लेफ्ट वाले हैं, उन्हीं की बात यहाँ पर की गई है कि यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएँ हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूत होता है कि तमाम उम्र गुज़र जाती है, मगर सिर्फ बाएँ हाथ से धोता है। ठीक? और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तेहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था वक्त के फालतू हिस्से में छोड़ी गई फालतू कहानियां देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी हैं। वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी। ठीक? तो देखिए कि और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तेहार उतार लिए गए हैं। यानी अब जब चुनाव का समय है, तो चुनाव जोरों-शोरों से चुनाव का प्रचार हुआ और अब सारे इश्तेहार उतार लिए गए हैं। यानी जो अब तक जो नारेबाज़ी चल रहे थे चुनाव के लिए कि हम ये कराएँगे, वो कराएँगे। इंदिरा गांधी भी उस समय अपना 20 सूत्री कार्यक्रम लेकर आई थीं, गरीबी हटाओ उन्होंने नारा दिया था। तो इन सब की वो बात करते हैं कि जिनमें कल आदमी अकाल था, वक़्त के फालतू हिस्से में छोड़ी गई फालतू कहानियाँ देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी हैं। यानी कल तक जो आदमी की के अकाल पड़ रहा है, हम अकाल को हटाएँगे, ये सब करेंगे, तो जो चुनाव में वादे होते हैं, वो वादे हो रहे थे। तो अब जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, तो वो सब बंद हो जाता है और अब सड़क समझौता बन गई है, जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज़ दी थी। नहीं, अब वहाँ कोई नहीं है, मतलब की इबारत से होकर सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। ठीक? यानी अब वहाँ पर जो संसद में आप कहने वाले थे, जो आवाज़ उठाने वाले थे, अब आप उसको भी
अब नेता उसका भी कुछ नहीं करेंगे। अब जो जनता है उसने पूरे उत्साह के साथ चुनाव में साथ दिया, लेकिन अब उनकी बात को नहीं रखा जाएगा। लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहाँ पालों और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं। ठीक, यानी अब जो लेखपाल, यहाँ पे उन्होंने लेखपाल के माध्यम से बताया है कि लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहाँ पाल और बंजर का फर्क मिट चुका है, यानी अब तो लेखपाल भी नहीं, जो व्यवस्था है वह सभी सत्ता पक्ष के उस पे इशारे पे काम कर रही है। और जो लेखपाल का काम है कि वह फसल कैसी हुई है उसका मुआयना करे, वह सरकार तक पहुँचाए कि फसल को पाला और बंजर, यानी फसल पर जो बीमारियाँ हैं उनकी वजह से फसल नहीं हुई है, किसानों को नुकसान हुआ है। इन सब का जो लेखा-जोखा है वो लेखपाल जाकर सरकार को दे, सरकार उसका मुआवज़ा दे, तो वो भी अब नहीं कर रहा है क्योंकि वो भी सत्ता पक्ष में है। और विपक्ष में सिर्फ कविता है, यानी और विपक्ष के हिस्से में है वह सिर्फ कविता ही है। सिर्फ हज्जाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा चमक रहा है। दोस्तों, हज्जाम का मतलब होता है जो नाई होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कि सिर्फ हज्जाम की खुली हुई किस्मत में एक सिर्फ उस्तरा है जो चमक रहा है। सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है, नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ, और तुम हो विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान। यानी जो विपक्ष में लोग गए हुए हैं उनसे भी कह रहे हैं कि तुम विपक्ष में किस लिए गए हो, अगर आप जनता की जो बात है उसको नहीं उठा सकते हो, उन लोगों की बात को नहीं रख सकते हो, तो तुम विपक्ष में फिर किस लिए गए हो। ठीक, आगे देखिए कि बेकारी और नींद से परेशान कि और एक जंगल है, मतदान के बाद खून में अंधेरा पछीटता हुआ जंगल मुखबिर है, उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरब्बत चाट सकता है। नेक्स्ट है कि खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार, आखिरकार। और अंत में जो धूमिल हैं वो कहना चाह रहे हैं कि अब लोगों के बीच इतना वैमनस्य बढ़ गया है, इतना जो शत्रुता बढ़ती जा रही है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, और ये सब जो लोकतांत्रिक लोग हैं, यानी ये सभी जो लोकतांत्रिक नेता हैं, यही सब इस नफ़रत को बढ़ावा दे रहे हैं। उसी बात को वो कहते हैं कि खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफ़रत के उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? यानी लोगों के बीच, परिवार में अभी उन्होंने इस तरीके से फूट डाल दी है कि वो अपने पड़ोसी को, अपने माता-पिता को, रिश्तों में भी कोई किसी को नहीं समझेगा और वो भी गला काट सकता है। ठीक है? आखिरकार, आखिरकार। ठीक? तो नक्सलवादी कविता में दोस्तों जो धूमिल हैं, उन्होंने जो एक गरीब समाज है उसकी आवाज़ को रखते हुए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उनके लोगों को कटघरे में खड़ा किया है और उनसे सवाल पूछे हैं कि जो आपने आज़ादी के नाम पर जो आप ढिंढोरा पीटते हो, उसका क्या हुआ? जब लोग को अकाल पड़ रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं, फिर आप किस लोकतांत्रिक, किस प्रजातंत्र की बात करते हो? ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो मैंने कविताएँ पढ़ाई हैं, उनमें जो भी ये पंक्ति हाइलाइट हैं, जो पंक्तियाँ, उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिए क्योंकि ये पंक्तियाँ एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ये कौन-सी कविता से ली गई हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हों, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों? धन्यवाद।